नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का बेहद विवादित बयान सामने आया है। सुबोधकांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। सुनिए पहले सुबोधकांत सहाय ने क्या कुछ बयान दिया। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो यह बेहद ही विवादित बयान सुबोधकांत सहाय की ओर से, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। साथ ही यहां तक कह दिया कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। और सुबोधकांत सहाय ने यह भी कहा कि अगर हिटलर की राह पर चलेंगे तो उसी की मौत मरेंगे। तो आप समझिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कहां तक जायज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस नेता हैं सुबोधकांत सहाय, जिन्होंने बेहद विवादित बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए मोदी की हिटलर से तुलना की। साथ ही यह भी कहा कि मोदी हिटलर की राह पर हैं। आपने उनका बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिटलर ने अपने शासनकाल को चलाया था, उस तरीके से नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से हिटलर की राह पर हैं। और अगर इसी तरीके से हिटलर की राह पर वो चलेंगे तो बेहद ही बुरा होगा। और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। नीरज जी, किस तरीके से देखा जाए इस बयान को? एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का विवादित बयान देना कहां तक सही है? देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश के अंदर संविधान है और देश का संविधान किसी को हिटलर बनने की इजाजत नहीं दे सकता जी। और मुझे पीड़ा इस बात के लिए हुई कि वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, मुकाम पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनको ऐसे बयान पर देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भाई देश के अंदर में पद महत्वपूर्ण होता है, संवैधानिक पद है। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करने से परहेज करना चाहिए। जी नीरज जी, आपको ये नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरीके से ये लोग बोलते रहते हैं, उसका ये दुरुपयोग है कहीं ना कहीं? अब देखिए, अब उसको देश के अंदर संविधान अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित करने के लिए भी कानून बना हुआ है जी। ऐसा नहीं कि किसी को कोई अधिकार है, लेकिन जो राजनीति के बदलते दौर हैं, जो भाषाई मर्यादा अब ये हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भाई नई पीढ़ी के लोग हमसे ही सीखेंगे ना, तो नई पीढ़ी के लिए तो और बड़ी चुनौती हो जाएगी। चलिए बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुबोधकांत सहाय का ये विवादित बयान आपने सुना, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। साथ ही ये भी कहा कि हिटलर की राह पर हैं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। रघुवर दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना, राजनीति अपनी जगह सही है, लेकिन राजनीति के तहत भी एक भाषा का दायरा होना चाहिए। उस दायरे को न समझते हुए इस तरह की टिप्पणी करना कहां तक सही है? मैं निश्चित रूप से माननीय सुबोधकांत सहाय, एक संसदीय जीवन का उनका लंबा अनुभव है
वो केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। संवैधानिक पद को संभाले हुए व्यक्ति को इस तरह का संसदीय शब्द का प्रयोग करना, क्योंकि आदरणीय मोदी जी को देश की 135 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया जी। और ये सिर्फ सुबोध कांत सहाय की बात नहीं है। अभी हाल में महाराष्ट्र में भी आपने देखा एक कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह का मोदी जी के खिलाफ बयान दिया, और ये मैं इसे कह सकता हूँ कि कांग्रेस के डीएनए में है। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो गोधरा कांड के बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी जो वर्तमान में इनकी कांग्रेस की, मैं कहूंगा इटालियन कांग्रेस की जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी, उस समय आदरणीय मोदी जी को मौत का सौदागर कहे थे। परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता ने भारी बहुमत से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, इटालियन की बेटी की कांग्रेस पार्टी, ये जो लोग जो जेल और बेल पे आज कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, और जो देश को वर्षों से उन्होंने लूटा, तो आज ईडी जांच कर रही है कोर्ट के आदेश पर, तो ये लोग बौखलाए हुए हैं जी। और बौखला कर आज जो देश सेवा के प्रति समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी जो 8 वर्ष में सुशासन, विकास, गरीब कल्याण के काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी अब जनमत के मामले में कहीं भी जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इस तरह के अपशब्द बोलकर ये न सिर्फ प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करना चाहता, बल्कि भारत की छवि को ये लोग खराब करना चाहते हैं जी। रघुवर दास जी, न सिर्फ राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बल्कि अग्निपथ योजना को लेकर भी हमला बोला गया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जब देश में जब अच्छे काम होते हैं, जब हमारे सेना के जवान देश के प्रति समर्पित होकर माँ भारती की सेवा करते हैं, तो ये जो इटली कांग्रेस है, इनके सांप पर लौटने लगते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने देखा किस प्रकार जब पुलवामा में घटना हुई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमारे वीर जवानों ने जिस तरह बदला लिया, उसकी भी आलोचना कांग्रेस, इटली कांग्रेस ने की थी। उसी तरह बलगाना में जब चाइना में, वहां भी हमारे वीर जवानों ने चाइनीज सैनिक को पीछे हटाने का काम किया, उस समय भी ये इटली कांग्रेस ने उस समय भी सेना का विरोध किया था जी। और ये जो अग्निपथ वीर योजना है, ये देश के नौजवानों के हित में, राष्ट्र के नव निर्माण में, भारत सैनिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये दूरदर्शी जो हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया निर्णय, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से ये ईर्ष्यावर्ष, ये किस तरह मोदी जी को बदनाम करे। कोई भी रिफॉर्म्स होता है, ये कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, ये परिवारवाद की पार्टी, लोग सड़क पर उतरकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये देश के नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैं समस्त नौजवानों से अपील करूंगा कि विपक्ष के बहकाव में ना आए, विपक्ष का सेना ना बने, बल्कि माँ भारती की सेवा करने के लिए भारत का सेना बने। आप चलिए रघुवर दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुबोध कांत की अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस के फितरत में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में है। और इस प्रकार की भाषा कितने बार हमारे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब उपयोग होता है, तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं और कांग्रेस के चरित्र, चाल और चेहरा भी सामने आता है कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी
इसकी पूरी झारखंड प्रदेश पूरी इसकी भर्त्सना करेगी। और इधर सुबोधकांत सहाय के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। उन्होंने इस देश को 21वीं सदी का विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर किए हैं। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर उन्होंने भारत को अग्रसर किया है। और जो व्यक्ति हिटलर से तुलना कर रहे हैं, दुर्भाग्य है इस देश का कि वैसे व्यक्ति को हम अगर जयचंद से भी तुलना करें तो कहीं ना कहीं शर्मसार है। ऐसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस जगह पे रखेगा। वो जयचंद से भी खराब जगह पे उनको इतिहास रखेगा, उनको शर्म आना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के आधुनिक विश्वकर्मा हैं, जन जन के नेता हैं, सभी भारतीय के दिलों में बसते हैं। ऐसे व्यक्तियों के सोच पर मुझे तरस आता है कि उनके प्रति मैं किस तरह का भाव व्यक्त करूं। और वही देखिए, सुबोधकांत सहाय ने अपने अमर्यादित टिप्पणी, अपने अमर्यादित बयान पर सफाई भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि मैंने नारा लगाया है और अपने नारे पर अभी भी कायम हूं। ये मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं। तो सुबोधकांत सहाय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ये नारा लगाया है और उस नारे पर मैं अभी भी कायम हूं। ये कांग्रेस का बयान नहीं बल्कि मेरा निजी बयान है। जंतर मंतर पर जो आपने स्लोगन कहा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हमारा स्लोगन था छात्र जीवन से हम लगा रहे हैं, क्या स्लोगन है जिसको लेकर इतना विवाद हो गया, इतना कंट्रोवर्सी आखिर क्यों? स्लोगन जो है मैं अभी देख रहा था आपके आ रहे हैं, इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी से भी पूछ लीजिए, वो भी ये नारा लगाए होंगे जब रोड पर होंगे। आपने छात्र जीवन से आपने कहा कि हम लगातार ये सब नारे लगाते रहे, लेकिन आपने तुलना, मोदी की तुलना सीधे हिटलर से की है कि जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर, हाँ, जो हिटलर, जो कहा है हमने, किसी का नाम नहीं है। जो ये एक नारा है, ये एक कहावत है। जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, इस तरह की बात से ये किसी भी लोगों से पूछ ली, ये नारा है और ये परिस्थिति पे लोग कहते हैं। अपनी बात पर आप कायम, स्टैंड पर कायम हैं? इस पर नारा लगाया है तो हम विड्रॉ कैसे कर लें? कांग्रेस इससे अलग कर रही है, कह रही है कि आपका निजी बयान है। सुबोधकांत का नारा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का एक विवादित बयान, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि अग्निपथ के विरोधी जिहादी हैं, विरोध करने वाले समीकरणवादी हैं, समीकरण से बनाना चाहते हैं सरकार। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल साफ तौर पर दिखते हैं कि अग्निपथ के विरोधी जिहादी हैं। आपको उनका बयान सुनाते हैं। इसमें जिहादी लोग हैं और समीकरणवादी लोग हैं। जो समीकरण बना करके सरकार बनाते थे, छटपटाहट हो रही है, वैसे लोग हैं, या समीकरण बना करके सरकार बनाना चाहते हैं वैसे लोग हैं। और जिहादी लोग हैं जो युवा है, जिसके शरीर में जज्बा है कुछ करने की, देश पर मर मिटने की, वो सारे युवा खुश हैं। और इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान हैं। हरिभूषण ठाकुर को सुरक्षा मिल गई है तो वो कुछ भी बोल रहे हैं। अब हरिभूषण ठाकुर बचौल जी सही बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी सही बोल रहे हैं। संजय जायसवाल जी तो अपने ही सरकार पर और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह विभाग पर सवाल खड़े किए हैं, बिहार पुलिस पर। बीजेपी बचौल जी को भी सुरक्षा केंद्र से मिली है, तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? 12 लोग 13 लोग बीजेपी के सबसे बड़े ये हैं, उन्हीं की जान की कीमत है। पूर्व मुख्यमंत्री 2 हैं, 3 हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? और कई लोग हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है अग्निवीरों की भर्ती को लेकर, जहां पर सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। जुलाई से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। 8वीं और 10वीं पास अप्लाई इसमें कर सकते हैं। 4 साल के लिए भर्ती होगी। तो बड़ी जानकारी अग्निवीरों की भर्ती को लेकर, सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। जुलाई से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसमें 8वीं और 10वीं पास जो छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी।
और उधर रोजगार के मसले पर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। विश्व की बदलती हुई युद्ध रणनीति को देखते हुए सेना 89 से ही मंथन कर रही थी। इस लंबे मंथन के बाद अग्निपथ योजना को सेना ने आत्मसात करने का निर्णय लिया। सरकार ने जरूर सहमति दी है, लेकिन निर्णय सेना का है। तो सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर कहीं विपक्ष के नेता लोग जाने अनजाने में हमारे दुश्मन देश को तो मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने सरकार को अब बिहार की आवाम पर, न युवाओं पर, न बेरोजगारों पर भरोसा नहीं रहा। बिहार के अंदर में भाजपा ने जितने कार्यालय बनाए बिहार के सभी जिलों में, सब पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। 10 लोगों को, राह चलते लोगों को 22 सुरक्षा की श्रेणी दी गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सीआरपीएफ सुरक्षा कवर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है, उनको सुरक्षा कवर सीआरपीएफ का 22 श्रेणी नहीं है। राजद के प्रवक्ता का क्या इतिहास रहा राजद का? जब उनको मौका मिला था तो इस देश में जब युवाओं को रोजगार और शिक्षा चाहिए थी, जब पूरे देश में युवा रोजगार और शिक्षा प्राप्त करते थे, उस समय बिहार में पलायन हो रहा था। बिहार में न उद्योग उस समय कुछ था, न और क्याची का उद्योग चलता था, तो अपहरण का उद्योग चलता था। उस समय क्या होते थे? तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, ये होते थे। शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया गया था। वो आज हम लोग को उपदेश दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास का पैमाना तय किया। 2005 में जब हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया, उसके बाद बिहार विकास के आईने पर दिखा। और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्षी दलों ने आज भारत बंद बुलाया है, लेकिन इस बंद का पब्लिक का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बिहार में विपक्ष का भारत बंद पूरी तरह से बेअसर दिख रहा है। हर जगह लोगों को गतिविधियां आम दिनों की तरह ही नजर आ रही हैं। हाँ, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए, यहाँ हम पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, लखीसराय, बाढ़ और सीवान की 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ऐसा लगता है कि सेना ने कल जो संदेश दिया, उनकी बात लोगों को समझ में आ गई और देश के युवा भी इस बात को समझ गए हैं कि अग्निपथ योजना किस तरह से उनके लिए लाभदायक है और अग्निवीर के रूप में उनका भविष्य संवरने वाला है। भारत बंद का राजधानी पटना में कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। हर चौक चौराहे पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात हैं और लोग सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। पटना में बंदी के हालात क्या हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों का भारत बंद और बंद को विपक्ष का समर्थन। लेकिन तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, और दोपहर का ये वक्त है और यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है और कहीं से भी कोई बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और यातायात सामान्य रूप से संचालित है। और लगातार जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो और निजी वाहन हो, सभी गाड़ियां चल रही हैं और कहीं से भी राजधानी पटना में डिस्टर्बेंस की कोई खबर नहीं है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। यहाँ बिहार विशेष सैन्य पुलिस के जवानों की तैनाती आप देख रहे हैं और कमोबेश हर सार्वजनिक मुख्य स्थानों पर इन्हीं जवानों की तैनाती की गई है। और जिस तरीके से आर्मी ने अब इंडिकेट कर दिया है कि जो लोग बंद में और हिंसक गतिविधियों में शामिल होंगे उनको अग्निपथ, अग्निवीर के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा। शायद इसका भी असर है कि जो हिंसक गतिविधियां थी वह बिहार में ठप पड़ गई हैं और अब प्रशासन और पुलिस महकमा भी एक्टिव दिख रहा है। ऐसे में बिहार अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में हालात इसी तरीके से दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जहानाबाद में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं स्टेशन पर गाड़ियों की संख्या कम होने से यात्री भी नहीं दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार बंद है और जहानाबाद में भी उसका असर देखा जा रहा है। स्वतः लोग आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेशन पर भीड़ न के बराबर है। पुलिस बलों की तैनाती की गई है और यहाँ पर पैसेंजर्स नहीं हैं। रात में भी ट्रेनें नहीं चली हैं, जैसा कि ईसीआर ने घोषणा किया था कि रात में ट्रेनें चलेंगी, लेकिन ट्रेनें नहीं चली हैं। कुछ लोग जरूर हैं जो अपना टिकट रिटर्न करने जहानाबाद स्टेशन पहुँचे हैं।
राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।